अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हम टॉपिक जो पढ़ेंगे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी ऑर्गेनाइजेशन? जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स यानी मराहिल कौन कौन से हैं। जब एक ऑर्गेनिज़म बनता है तो उसके स्टेप बाय स्टेप क्या मराहिल हैं और उसके बाद ऑर्गेनिज़म्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो टॉपिक है आज का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इन लेवल्स के नेम देख लेते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं। जैसे सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद एटम्स मिलते हैं, सेम एटम्स मिलकर बनाते हैं एलिमेंट। ये दरमियान में लेवल अलग के तौर पर तो नहीं बुक में दिया गया, सेपरेटली ये कोई लेवल नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जब एक जैसे एटम्स मिलेंगे तो बनेगा एलिमेंट। अब जब ये एलिमेंट्स मिलते हैं तो नेक्स्ट लेवल बनता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स एक जैसे कंबाइन होंगे तो बना देंगे ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज असेंबल होती हैं तो बन जाते हैं सेल, और एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो बनता है टिश्यू। इसी तरह से आगे जब टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, जितना ऑर्गेनिज़म का लेवल हायर होता जाएगा, हायर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट टिश्यूज़ मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन्स मिलेंगे जो एक जैसा काम करने हैं वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स का पूरा क्या बन जाएगा? सिस्टम। जब ये ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हो गए, सारे सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल यानी एक जानदार बना देते हैं। अब जब एक जैसे जानदार मिलते हैं तो बनती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? फिर एक जैसे जानदारों का ग्रुप। तो अगला लेवल कौन सा आ गया? पॉपुलेशन लेवल। फिर आ जाती है, अब एक जैसी पॉपुलेशन ही कहेंगे, अब हम कहेंगे जब डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होती हैं तो वो बना देती हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें मुख्तलिफ तरह के जानदार रह रहे होंगे। जब सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो बन जाता है लास्ट बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल या उसका एक और नाम भी होता है जोन ऑफ लाइफ। तो कौन कौन से लेवल्स हमने जो पढ़ने हैं, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे तो एटम बनाएंगे। एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल बनता है। ऑर्गेनेलीज पहले बनती हैं फिर बनता है सेल। तो ये सेल है, इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज थी वो पहले बन जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं। ये सारी क्या हैं? सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। पहले ये ऑर्गेनेलीज बनेंगी या पहले सेल बनेंगे? पहले ऑर्गेनेलीज बनेंगी फिर अगला लेवल आएगा सेल। इस तरह के जब और सेल्स कंबाइन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होता है तो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल। अब हम इन ऑर्गेनेलीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन लेवल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल है हमारे पास, नंबर 1 लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक और एक एटॉमिक लेवल की हम बात करते हैं तो एटम क्या होता है? एक एटम है तो उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इस तरह से शेल्स। अब इस न्यूक्लियस और इन शेल्स में क्या क्या होता है? इनके अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यानी ये एटम है तो एटम किससे मिलकर बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, जो कि कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जिस तरह का एटम है उसके उसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। इनके बाहर क्या होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है, एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला, 2n²। 2n², n क्या है, नंबर, किसका नंबर, नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ शेल, यानी आप किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 शेल है, तो हम क्या करते हैं, 2n की जगह हम क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। पहला शेल है तो 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 1 के स्क्वायर का मतलब समझते हैं कि 1 को हमने, जो भी नंबर है उसको हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 9 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 को आपने 1 के साथ, 2 है तो 2 के साथ, यानी जो भी नंबर है उसको उसी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या आंसर आएगा, 2 1s are 2। 1 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर लेने से क्या आंसर आया, 1 ही, और उस 1 के साथ जब हमने बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास आंसर क्या निकला, नंबर 1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। अब सेकंड वाले में कितने आएंगे, इसी तरह से हम उसके भी कर लेते हैं। 2n की जगह हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। n की जगह पर हमने 2 पुट किया। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, और 4 को बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8। तो सेकंड वाले में कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब आपने सुना होगा कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल यानी बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है ना किसी से लेने की, ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की किसी के साथ। अगर इसके पास 8 से कम होंगे तो वो, अगर उसके लिए क्या आसान है, अब अगर उसके पास थोड़े बहुत 1 2 3 कम हैं तो वो इजीली दूसरे से ले लेगा। अगर इसके पास बाहर वाले शेल में खुद ही 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 8 पूरे करने के लिए इतने ज़्यादा किसी से तो नहीं लेगा। उसके लिए आसान क्या है, वो किसी को दे सकता है अगर किसी को चाहिए तो क्या करेगा, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वैलेंस शेल में फिर 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। ये बात हम आगे भी अभी करेंगे, अगले लेवल में भी हमें चाहिए होगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस जो वैलेंस शेल में जो बात हम कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 होने की। इसी तरह से आप बाकी भी जितने भी शेल्स होंगे, अगर तीसरा है तो आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर 3 3s are 9 और 9 2s are 18। तो नंबर 3 वाले का आंसर क्या आएगा, थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। अब ये तो था इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन सेल के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं वहाँ पर घूम रहे होते हैं, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये होगी एटम की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कि एटम किससे मिलकर बन रहा है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। अब जब ये एटम मिलेगा आगे तो फिर क्या बनेगा, सेम एटम्स मिलते हैं तो बनता है, सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, एलिमेंट। एलिमेंट का और एटम का क्या डिफरेंस है, एटम क्या होते हैं, एटम मिलकर बनाते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, सेम एटम्स जब मिल जाते हैं तो बन जाता है एक एलिमेंट। अब इस नेचर में, इस दुनिया में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली मौजूद हैं, वो हैं टोटल 92। टोटल कितने हैं, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इनमें से ह्यूमन बॉडी में कितने मौजूद हैं, इन 92 में से 16 वो हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ये 16 क्या हैं, बायो एलिमेंट्स हैं। बायो जहाँ पर भी आएगा, बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ। कौन से एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो कितने हैं, वो है 16। 16 की हम डिवीजन करते हैं, 16 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी 6 वो हैं जो
99% मौजूद है हमारे अंदर। जो हमारी बॉडी में कितने परसेंट मौजूद होते हैं? 99%। कितने एलिमेंट्स हैं? वो 6। बाकी के जो 10 है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1% चाहिए होते हैं बॉडी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं भी होंगे तो ठीक है, चाहिए भी हैं, ज़रूरी भी हैं, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं। ज़्यादा कौन से हैं? वो 6 हैं। वो कौन कौन से हैं 6? इनके नाम भी पूछ लेते हैं। वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब इनकी परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कि इनकी परसेंटेज बताएं। जो 6 मेन बायो एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहते हैं 6 मेन बायो एलिमेंट्स। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 65%। कार्बन होती है 18%। हाइड्रोजन होती है उसमें से 99 में से ये परसेंटेज है 10%। नाइट्रोजन है 3%, 2% कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज़ 1%। इनको कैलकुलेट करें तो ये सारे 99% बनते हैं। बाकी के जो 10% उसमें पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर वगैरह ये सारे आ जाते हैं। इनके नाम ज़रूरी हैं आपके लिए याद करने। अब एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं। ये एलिमेंट्स के बारे में जो भी डिटेल थी। एलिमेंट्स मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो अगला लेवल बनता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट लेवल इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। किसके मिलने से बना? इन एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स हैं तो 92, बायो एलिमेंट्स पूछेंगे तो 16। ये एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, अगर हम जानदारों के लिहाज से बात करें तो हम बायो एलिमेंट्स कह सकते हैं, नहीं तो हम खाली एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे कौन? हमने क्या पढ़ा पीछे? एटम्स मिल रहे हैं तो एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो एलिमेंट्स मिलेंगे तो एलिमेंट्स क्योंकि सेपरेटली नहीं रह सकते, एलिमेंट्स अकेले अकेले नहीं रह सकते। एलिमेंट्स आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए, किसके ज़रिए से? आयोनिक या कोवलेंट, आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए मिलते हैं तो बन जाता है मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट्स ने क्या किया? आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से मॉलिक्यूल बना दिया। आयोनिक बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है? जिसमें एक एटम अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को ज़रूरत है तो उसको दे देगा। ऐसी क्या बॉन्डिंग कहलाएगी? आयोनिक। अब दो एटम्स हैं, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सेम, तो वो दोनों क्या करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं उनको वो आपस में शेयर कर लेंगे, दोनों ही ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी बॉन्डिंग जिसमें दोनों ने शेयर कर ली उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। और ऐसी बॉन्डिंग जिसमें एक की ज़रूरत से ज़्यादा था तो उसने किसी दूसरे को दे दिया, तो उसको जिसने दिया उसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ और जिसको दिया उसका भी फ़ायदा हो गया। तो ऐसी बॉन्डिंग क्या कहला रही है? आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग। तो एलिमेंट्स आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से असेंबल होकर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लेवल बना देते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल किस तरह के होते हैं? दो मुख्तलिफ़ तरह के। या तो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स या होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यहाँ कैसे होंगे? माइक्रो या फिर होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? लो होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल या लो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज या हाई। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उन्हें कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा उन्हें कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्ज़ाम्पल क्या है? वाटर। क्या मॉलिक्यूलर वेट है? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या निकला इसका? टोटल 3 एटम्स हैं इसमें। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं C6H12O6। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का।
क्या मोलिकुलर वेट है इसका? 24। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल क्या आएगी? प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, etc। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये लॉन्ग चेन ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये लॉन्ग चेन्स मिलती हैं जिन्हें हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, तो इनकी निस्बत इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो नेक्स्ट लेवल बनाएंगे जिसका नाम है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हम जब भी अगला लेवल पढ़ते हैं तो वो किससे मिलकर बनता है? जो पिछले लेवल की हम बात कर रहे थे। तो हमने पिछला क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर लेवल। जब मॉलिक्यूल्स असेंबल होंगे, एक जैसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो बन जाएंगी ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम ऑर्गेनेलीज की अगर बात करें, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं? जैसे सेल में कौन कौन सी, अगर हम ये सेल बनाते हैं तो इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं पहले वो उनकी फॉर्मेशन होगी। ऑर्गेनेलीज पहले बनेंगी, जब वो सारी ऑर्गेनेलीज मिल जाएंगी तो वो मिलकर क्या बनाएंगी? एक पूरा सेल। तो ये सेल है, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे ये राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस वगैरह वगैरह, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज में से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है सेल में? सेल की रेस्पिरेशन का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहेंगे राइबोसोम्स। सेकेंड ऑर्गेनेली की क्या एग्जांपल लेंगे हम? राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं सेल के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। तो हमने क्या कहा? ऑर्गेनेलीज किससे मिलकर बनती है? मॉलिक्यूल से। ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल क्या पढ़ी हमने? जैसे हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल के लिए क्या करती है? सेल का पावर हाउस होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन यही करवाती है। एनर्जी बनाने का काम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही करवाता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की तैयारी। प्रोटीन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। सेल के अंदर जितने भी नए स्ट्रक्चर्स बनने हैं उनको चाहिए होती है प्रोटीन। तो पहले से कौन बना कर रखते हैं? राइबोसोम्स। उसके बाद जब ये ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो बन जाएगा सेल। जैसे हमने ये एग्जांपल पढ़ी है कि ये सेल है। तो सेल किसके मिलने से बना है? ऑर्गेनेलीज असेंबल हुई हैं तो बना देंगी। ऑर्गेनेलीज मिलकर बना रही हैं सेल। अगर हम सेल के लिहाज से देखें तो कुछ जानदार होते हैं यूनिसेलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलर। कुछ जानदारों के पास क्या होता है? एक सेल। कुछ जानदारों के पास क्या होते हैं? एक से ज़्यादा सेल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा। जो एक सेल वाले जानदार होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेलर। यूनि का मतलब होता है वन। जो ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन जानदारों को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन मैनी। मल्टी क्या होता है? ज़्यादा। यानी ऐसे जानदार जो कितने सेल से मिलकर बनते हैं? ज़्यादा सेल से। अब जानदारों के जो 5 ग्रुप्स हैं उनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि हैं प्रोकैरियोट्स, पहला ग्रुप क्या है? प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं और प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ये हैं जानदारों के 5 ग्रुप। जितने भी जानदार हैं उनको इन्हीं 5 ग्रुप में रखा गया है। इनमें से, इन 5 में से कौन है जो यूनिसेलर एक सेल वाले हैं? कौन है जो मल्टी सेलर हैं? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सिर्फ यूनिसेलुलर, एक सेल वाले। प्रोटिस्ट यूनिसेलर भी होते हैं और
कुछ मल्टी सेलर भी होते हैं। प्रोटिस्ट में मुख्तलिफ़ तरह के जानदार हैं, जिनमें से कुछ यूनिसेलर होंगे और कुछ मल्टी सेलर होंगे, जबकि बाकी जो फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स बचे हैं ये तीनों ही क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। तो हमने इस लेवल में क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनेलिस किससे मिलकर बन रही हैं, मॉलिक्यूल से। ऑर्गेनेलिस की हमने एग्जांपल देख ली हैं। ऑर्गेनेलिस जब मिलेंगी तो बनाएंगी सेल, और सेल के लिहाज से अगर जानदार को हम देखें तो उनमें से कौन है जो यूनिसेलर और कौन है जो मल्टी सेलर है। अब जब ये सेल्स कंबाइन करते हैं, कैसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, ऐसे सेल्स जो काम के लिहाज से भी एक जैसे हैं और अपनी साख्त के लिहाज से भी, तो वो क्या बनाएंगे नेक्स्ट, अगला लेवल टिश्यू लेवल। तो टिश्यू में सेम सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, सेम सेल्स विद सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू लेवल। एक जैसे सेल जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर भी क्या था, सेम था, जब ये मिलेंगे तो क्या बना देंगे, नेक्स्ट लेवल जिसका नाम है टिश्यू लेवल। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एनिमल में कुछ हम टिश्यूज़ की बात करते हैं, या आपसे पूछ लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ के नाम बताएं। तो एग्जांपल में हम एनिमल टिश्यूज़ के अलग से नाम बताएंगे, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनके अलग से। प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं और एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से हैं। जैसे कि प्लांट टिश्यूज़ हैं ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू के साथ हम कह सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू। इनके अलावा और भी होते हैं प्लांट टिश्यूज़, लेकिन आपकी बुक में ये वाली एग्जांपल्स दी गई हैं। तो ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू कौन से टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं होंगे। अब एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, उनकी हम क्या एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मस्कुलर टिश्यू है, जो मिलकर हमारे मसल्स बनाता है, और नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू जो कहाँ पर होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हमने आज कौन कौन से लेवल जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, जब वो मिला तो उसने एलिमेंट्स बनाए, और उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली, सेल लेवल और टिश्यू लेवल। असल में ये दोनों अलग अलग लेवल हैं, यानी ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो सेल बनाएंगे। तो आप इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये पिछले वाले बोर्ड में अभी लॉन्ग क्वेश्चन आया था, एक टाइम में ऑर्गेनेली और सेल लेवल, और एक टाइम में आई थिंक ऑर्गेनेली एंड टिश्यू लेवल आया था, लॉन्ग क्वेश्चन।